अनंतनाग में आतंकियों के साथ चल रही मुठभेड़ से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान सेना के एसएसजी ग्रुप के आदेश पर आतंकियों ने अनंतनाग के कोकरनाग में हमला किया है। दावा यह है कि इस हमले से पहले आतंकवादी संगठनों की पाकिस्तान के नकियाल इलाके में एक बैठक हुई थी, जिसमें पाकिस्तान सेना ने जम्मू कश्मीर में हमले के लिए आतंकवादियों को चीन से मंगाए गए नाइट विजन डिवाइसेस भी दिए थे। सूत्रों का दावा है कि इस बैठक में आईएसआई, लश्कर और कश्मीर का रहने वाला रफीक नाई भी शामिल था। तो ये डिटेल्स आप देख रहे हैं, जहां मेजर हमजा आईएसआई, वलीद खान एलईटी का कमांडर, कोटली का रफीक नाई सुल्तान, ये सब इस मीटिंग में थे। और यहां पर दिया जाता था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन को भारत के अंदर ज़्यादा किया जाए, और वो भी इसलिए ताकि वो फिदाइन अटैक और बैट एक्शन करें, वो भी फॉरवर्ड पोस्ट पर। ओपी तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, यानी इन्फिल्ट्रेशन की मुहिम बढ़ा दी जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये पंजाब और नेपाल का रास्ता भी यूज़ कर रहे हैं। ड्रोन से असला ड्रॉप किया जा रहा है, नाइट विजन और हाईटेक इनके पास एम्यूनिशन भी दिया जा रहा है। जवाब था कि भारत किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे, और यही कारण है कि आखिरी बैठक में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि पाकिस्तानी सेना के जो एसएसजी कमांडो हैं उनकी मदद भी आतंकवादियों को दी जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि पाकिस्तानी सेना के लिए विशेष तौर पर मंगाए गए जो चाइनीज नाइट विजन डिवाइस थे वो भी आतंकवादियों को दिए गए थे। और इन्हीं नाइट विजन डिवाइस की मदद से और आतंकवादियों ने श्रीनगर के पास इतना बड़ा आतंकवाद का खेल डाला। और बताया जाता है कि इसी नाइट विजन डिवाइस की मदद से ये आतंकवादी घटनास्थल से दूर भागने में भी सफल रहे। जी धन्यवाद आपके अपडेट के लिए ओपी तिवारी। देखिए, एकदम हाईटेक हथियारों से और गैजेट से लेस ये टेररिस्ट हैं, ये आतंकवादी हैं। कद काठी से इनको आप देखें तो एक पर्टिकुलर रीजन से आते हैं, और इनकी ट्रेनिंग अगर आप देखें बहुत एडवांस्ड है। वहीं बॉर्डर पार पाकिस्तान में आतंकी साजिश कैसे रची गई, इसका पूरा सीक्वेंस आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले इस हमले की साजिश रचने के लिए पाकिस्तान के नकियाल इलाके में एक मीटिंग हुई थी। फिर इस मीटिंग में सेना के एसएसजी ग्रुप के नेतृत्व में ये मीटिंग हुई थी, और इस मीटिंग में ये तय हुआ था कि सीमा पार हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन अंजाम देना है और हमले का, और इसको दिया जाए, यानी कि अंधेरे का फायदा उठाकर हमले को अंजाम दिया जाए। आतंकियों को चीन से मंगाई गई नाइट विजन डिवाइस भी दी गई, और कुछ खास और भी हाईटेक गियर दिया गया। बताया जा रहा है कि आतंकियों को चीन से मंगाई गई नाइट विजन डिवाइस दी गई, जिसकी मदद से आतंकी रात के अंधेरे में भी हमले को अंजाम दे पाते, और इस डिवाइस की मदद से वहां से वो भाग भी पाते। और यही इसका प्रयोग किया गया है राजौरी में भी और अनंतनाग में भी, बताया जा रहा है। अब इस बैठक में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लोग और लश्कर आतंकी भी मौजूद थे। मीटिंग में कश्मीर का रहने वाला रफीक नाई भी शामिल था। इसकी हजामत तो बहुत ज़रूरी है। वहीं पिछले काफ़ी समय से रफीक नाई पाकिस्तान में रह रहा है, और अपने संबंधों के सहारे भारतीय सीमा के भीतर बड़े पैमाने पर आतंकवादी गतिविधियों में ये शामिल भी था और उसको अंजाम भी दिलाता था। वहीं अनंतनाग में चल रही मुठभेड़ के बीच सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़ा पर्दाफाश किया है, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में नया आतंकी मॉड्यूल फिलहाल सक्रिय है। लश्कर और जैश के आतंकियों को मिलाकर बना है ये नया मॉड्यूल। पिछले 6 महीने से जम्मू कश्मीर में सक्रिय है ये नया आतंकी मॉड्यूल। जम्मू और कश्मीर दोनों जगहों पर एक साथ दहशत फैलाने का इनका मकसद है। ये 8 या 9 लोग हैं जिन्होंने अपने आप को अलग अलग ग्रुप्स में बांटा है, 3 या 4 के ग्रुप्स में, और अलग अलग टेरिटरीज में ये ऑपरेट कर रहे हैं। नए आतंकी मॉड्यूल के लिए 2022 में की गई इनकी भर्ती थी। आतंकी संगठनों के ओवरग्राउंड वर्कर्स को सपोर्ट करने की जिम्मेदारी भी दी गई। तो ये बहुत ही ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन इस वक्त ये आतंकियों का मॉड्यूल चला रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अलग अलग फिरकों से बना हुआ दहशत का संगठन, आतंकी संगठन, अब ये लोग साथ में काम कर रहे हैं। जैश और लश्कर अगर साथ काम कर रहा है, रिफत, तो बहुत बड़ी बात है कि ये अलग फिरके हैं और ये फिरके अब साथ काम कर रहे हैं। आइए रिफत की इस रिपोर्ट पर गौर करते हैं। रिफत, बताइए कि ये कोऑर्डिनेटेड एक्शन जो है, ये फॉरेन टेररिस्ट कहाँ से ट्रेनिंग लेकर आए हैं और कब से ऑपरेट कर रहे हैं? देखिए आनंद, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फायरिंग लगातार हो रही है, फायरिंग रुकने का नाम नहीं लिया। दर्शकों को मैं सुनाना चाहूंगा, आवाज आप सुन सकते हैं।
आप सुन सकते हैं आवाज, बिल्कुल ये है, ये स्पॉट है, सुन सकते हैं आप। लगातार फायरिंग हो रही है, उसका मतलब है कि मुठभेड़ लगातार जारी है मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान। आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस इस ऑपरेशन में लगी हुई है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आपने कही, पैटर्न जो है, क्योंकि राजौरी पुंछ को अगर हम देखें, ये पीर पंचाल रेंज में आता है। हालांकि कश्मीर से ये 300 किलोमीटर दूर है, लेकिन फॉरेस्ट रेंज जो है ये एक ही है। राजौरी या पुंछ से ये एंटर होते हैं, इन्फिल्ट्रेट करते हैं, घुसपैठ करते हैं और उसके बाद ये शुपाया तक पहुंचते हैं, उसके बाद कुलगाम या अनंतनाग पहुंचते हैं। पहले क्या होता था, जिस तरीके से आपने सही कहा कि बॉर्डर्स को टाइट किया गया, एलओसी को टाइट किया गया था, क्योंकि उड़ी में इन्फिल्ट्रेशन होती थी, टंगडार में इन्फिल्ट्रेशन होती थी, गुरेज में इन्फिल्ट्रेशन होती थी। वहां पे एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड मजबूत कर दिया गया, फेंसिंग बढ़ा दी गई, विजिल बढ़ा दिया गया। तो उन्होंने जम्मू के रास्ते से फोकस करना शुरू कर दिया, क्योंकि वहां से इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट कुछ सक्सेसफुल हो गए, काफी सारे इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स जो हैं वो फाइल कर दिए गए। पुलिस लगातार ये कह रही है कि वो आर्मी के साथ मिलके इंटेलिजेंस इनपुट्स गैदर करते हैं और उसके बाद इन्फिल्ट्रेशन के खिलाफ वो काम करते हैं। लेकिन जो भी इन्फिल्ट्रेट करने में यहां कामयाब हो गए, वही इन्हीं जंगलों में है। जो मिलिटेंट्स हैं उसमें पाकिस्तानी मिलिटेंटों की तादाद ज्यादा है, वो वहां से आते हैं। और आपने ये भी कहा कि ड्रोन ड्रॉपिंग जो है, ड्रोन के जरिए जो ड्रॉप किए जाता है सामान, वो कहीं पर भी फिर कलेक्ट किया जाता है। हालांकि आपने डिफरेंट रूट्स की बात की, अभी उस पर बात की जा रही है कि शायद नेपाल के रास्ते से या पंजाब के रास्ते से या इंटरनेशनल बॉर्डर के रास्ते से यहां वो एंटर होते हैं। और कहीं पर भी जब सामान ड्रॉप किया गया होता है, यहां पे कुछ लोग मुलवस भी पाए गए उसमें कि वो स्मगलिंग करते थे हथियारों की, एक जगह से दूसरी जगह एज कोरियर काम करते थे, उनको भी पकड़ा गया। काफी सारे ओवरग्राउंड वर्कर्स को पकड़ा गया। लेकिन ये जो पैटर्न है, ये ज्यादा डेंजरस पैटर्न है, क्योंकि हर जगह पे ऐसे फॉरेस्ट्स में, जैसे आपने कहा कि एक तो रूरल फॉरेस्ट्स है, अर्बन फॉरेस्ट्स है, लेकिन रूरल एज वेल एज अर्बन फॉरेस्ट्स में जब मिलिटेंट दाखिल होंगे तो एक नया ग्रिड अब बनाने की जरूरत है। पहले तो एलओसी पे ज्यादा विजिल बढ़ाया जाता था, बस्तियों में मिलिटेंट छुपे रहते थे। मान लीजिए कि किसी घर में मिलिटेंट दाखिल हो जाते थे, कॉर्डन हो जाता था और उसको ही जीरो इन किया जाता था और मिलिटेंट को एलिमिनेट किया जाता था। लेकिन जब फॉरेस्ट में, आप देखिए कि कल सुबह से लगातार मिलिटेंट फॉरेस्ट में बैठे हुए हैं और इनके साथ मुठभेड़ चल रही है और अभी भी ऐसी कोई खबर नहीं आई कि उनको मार गिराया गया। लेकिन फौज को नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने गात लगाकर हमला किया और वहां से फिर इवैक्यूएशन का प्रोसेस बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर प्लेन एरिया में कोई ऑफिसर इंजर्ड हो जाता है, उसे इवैक्यूएट किया जाता है 92 बेस हॉस्पिटल, विद इन नो टाइम उसे पहुंचाया जाता है, उसकी जान जो है बच जाती है। क्योंकि काफी सारे ऑफिसर्स अभी तक घायल हुए हैं, काफी सारे जो ऑफिसर्स हैं उनको बचाया गया, लेकिन ये जो तीनों ऑफिसर्स हैं इनकी जान नहीं बचाई जा सकी क्योंकि वो क्विकली इवैक्यूएट नहीं हो पाए। कल हमने देखा कि यहां से हेलीकॉप्टर ऑपरेट कर रहे थे, चॉपर ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन उस टाइम भी फायरिंग हुई। हो सकता है मिलिटेंट हेलीकॉप्टर पे फायरिंग कर रहे होते, उसकी वजह से हेलीकॉप्टर का सहारा नहीं ले पाई फौज के, इवैक्यूएट किया जाता था। देखिए रिफत, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि पीर पंजाल इनके कदमों से दूर हो जाए, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि ये आगे जाके ऐसी हिमाकत ना कर पाएं, और कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि ये जो टेररिस्ट वहाँ छुपे हैं वो अगली बार बंदूक ना उठा पाएं। इनको तो मार के ही दम लेंगे हमारी सेना, हमारी फौज।